महाराणा प्रताप अपने वीर चेतक के गिरने वाले स्थान पर अधिक देर नहीं रुक सकते थे, क्योंकि वह युद्ध भूमि के बहुत करीब था। वह कुंभलगढ़ और गोगुंदा की दिशा में तेजी से बढ़े, जबकि मुगलों द्वारा उनका पीछा करने के कुछ मामूली प्रयास ही हुए। दरअसल कुछ इतिहासकारों ने उल्लेख किया कि अम्बेर के मुगल कमांडर मान सिंह ने खबर फैलाई थी कि महाराणा का पीछा न किया जाए। शायद मान सिंह ने अपने सम्राट के प्रति कर्तव्य निभा दिया था और प्रताप, जिनका वह व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते थे और जिनसे उनका रक्त संबंध था, को और अधिक परेशान नहीं करना चाहते थे। मान सिंह शायद महाराणा और सम्राट के बीच किसी संभावित शांति समझौते की उम्मीद भी बनाए हुए थे। जो भी हो, हल्दी घाटी के बाद मान सिंह अकबर की नाराजगी का शिकार हुए और उन्हें कुछ समय के लिए सम्राट के दरबार में प्रवेश करने से भी रोका गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के एक दिन बाद मुगल सेना गोगुंदा पहुंची। इस बीच प्रताप पहले ही किले को रातों रात खाली करवा चुके थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगल हमले की आशंका को देखते हुए उन्होंने गोगुंदा के निवासियों, जिसमें उनका परिवार भी शामिल था, को पहाड़ियों में छुपने के स्थानों पर भेज दिया था। इस प्रकार हमला करने वाली सेना को एक वीरान किला और नगर मिला, जिसे लगभग 20 मेवाड़ सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी द्वारा सुरक्षित किया गया था, जिन्होंने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और अंततः अंतिम व्यक्ति तक लड़ते हुए मारे गए। मान सिंह ने मुगल सेना को मेवाड़ में किसी भी प्रकार की लूटपाट और विनाश से मना किया था और इससे समय के साथ शाही आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव पड़ा, क्योंकि महाराणा के लोगों ने संचार लाइनों को काट दिया और मुगल सैनिकों के लिए खाद्य आपूर्ति कम हो गई। राजपूतों को लंबे समय तक घेराबंदी के दौरान बचने में मदद करने वाले मजबूत, लगभग अभेद्य किले ही उनकी कमजोर कड़ी भी थे और प्रताप इस शक्ति और संभावित कमजोरी दोनों को अच्छी तरह से जानते थे। ज्यादातर मामलों में पहाड़ियों और चोटियों के ऊपर बने ये किले या अन्यथा दुर्गम स्थानों में निर्मित ये किले रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए बेहतरीन थे और विशिष्ट चौकियों के लिए उपयुक्त थे। सामान्य निवासियों के अलावा, जिसमें शासक कबीले और उनके रिश्तेदार, दरबारी, सेना, व्यापारी, प्रशासक, पुजारी, सेवक और लेखक शामिल होते थे, ये किले आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को भी आश्रय दे सकते थे। हालांकि लंबे समय तक घेराबंदी के दौरान ये किले ग्रामीण क्षेत्रों के खाद्य आपूर्ति और संसाधनों से कट जाते थे, साथ ही उन किसानों या अन्य ग्रामीण लोगों से भी जो समय पर किले की सुरक्षा नहीं पा सके थे। इस प्रकार कई महीनों या वर्षों तक चलने वाली एक लंबी घेराबंदी का मतलब था कि रक्षकों के लिए, गैरयुद्धियों और सेना दोनों के लिए अत्यधिक कठिनाइयां होती थीं। किले के नीचे मैदानों में डेरा डालने वाला आक्रामक दल आमतौर पर किलेबंदी के चारों ओर की आपूर्ति मार्गों को काट देता था। चूंकि घेराबंदी के दौरान किले के भीतर की भीड़ सामान्य जनसंख्या से कहीं अधिक होती थी, ऐसे में जब घेराबंदी लंबी खींच जाती थी तो संग्रहित खाद्य सामग्री समाप्त होने लगती थी। भीड़भाड़ और पीने के पानी, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं पर दबाव अक्सर घेराबंद किलों में महामारियों का कारण बनता था, जो रक्षकों की स्थिति को और कमजोर कर देता था। इन समस्याओं में से कुछ का सामना मुगल सैनिकों को गोगुंदा पर कब्जा करने के बाद करना पड़ा। गोगुंदा की खाद्य आपूर्ति लाइनों को जल्द ही काट दिया गया, जबकि महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को मुगल सेना की इकाइयों को जहां भी संभव हो परेशान करने के लिए छोड़ दिया। जैसा कि बदायूनी ने उल्लेख किया, अकबर के शाही कमांडर महाराणा और उनके लोगों द्वारा रात के हमलों के बारे में इतने चिंतित थे कि गोगुंदा पर कब्जा करने के बाद मुगल सैनिकों को सड़कों को अवरुद्ध करने, गोगुंदा के चारों ओर एक खाई खोदने और उसके चारों ओर कच्ची दीवारें खड़ी करने का आदेश दिया गया था, ताकि मेवाड़ी घुड़सवार उन्हें लांघ न सकें। जल्द ही मुगल अमीर कुलीन अपने घोड़ों को मारकर मांस खाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि गोगुंदा में उपलब्ध एकमात्र अन्य भोजन आम और कुछ जंगली फल थे जो वहां उगते थे, और वे भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। जब सम्राट अकबर ने कोकंदाह,
जैसा कि मुगल दरबार के रिकॉर्डों में गोगुंदा को लिखा गया था। मैं अपनी सेना की दयनीय स्थिति के बारे में सुना तो उन्होंने सितंबर 1576 में मान सिंह, आसफ जाह खान और काजी खान को गोगुंदा से वापस बुला लिया। मान सिंह और आसफ खान को अस्थायी रूप से दरबार से भी बाहर कर दिया गया था और अकबर को यह संदेह हो सकता था कि मान सिंह की वफादारी कहाँ थी। क्या यह मुगल मनसबधारी कमांडर पूरी तरह से अपने सम्राट के प्रति वफादार था और इसलिए मेवाड़ का विरोधी था, या वह एक प्रभावशाली राजपूत राजकुमार होने के नाते महाराणा प्रताप के प्रति सहानुभूति रखता था, उनके समर्पण न करने के साहसिक फैसले की प्रशंसा करता था। इस बीच हल्दी घाटी के बाद अकबर की शाही मुगल सेनाओं ने मेवाड़ के मैदानों में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया, जहां वे पहले से ही चित्तौड़, मंडलगढ़ और कई अन्य क्षेत्रों पर प्रभुत्व रखते थे। मुगल सेनाओं द्वारा मेवाड़ के भीतर और बाहर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। हालांकि महाराणा प्रताप कब्जा से बचते रहे और विरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बने रहे। मेवाड़ के योद्धा, जिन्होंने अक्सर लंबे समय तक चलने वाली घेराबंदी से जुड़े नुकसान का अनुभव किया था, प्रताप की उभरती हुई नीति का समर्थन करने के लिए तैयार थे, जो किलों को रखना, छोड़ना और अनुकूल अवसरों पर पुनः प्राप्त करना शामिल था, जिसमें गुरिल्ला युद्ध उनके रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा बन गया था। प्रताप की रणनीति का एक और हिस्सा था मुगलों के खिलाफ एक ढीला गठबंधन बनाने को प्रोत्साहित करना, खासकर उन राज्यों के साथ जो मेवाड़ से घिरे हुए थे। मेवाड़ तक पहुंचने के लिए इन राज्यों को पार करना आवश्यक था और प्रताप ने उनके शासकों या प्रमुखों के साथ अपने लंबे समय से स्थापित संबंधों का उपयोग किया ताकि मुगलों और मेवाड़ के बीच बफर जोन बनाया जा सके। प्रताप ने विशेष रूप से इडर के राजा नारायण दास, जो उनके ससुर भी थे, से अकबर के खिलाफ हाथ मिलाने का आग्रह किया। मरवाड़ के राव चंद्रसेन को नाडोल क्षेत्र में मुगल छावनियों से लड़ने में समर्थन दिया और सिरोही के राव सूरतन और जालौर के ताज खान को अकबर का विरोध जारी रखने के लिए भी प्रभावित किया। ये दोनों 1576 के शुरुआती महीनों में मुगलों से अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर चुके थे। हालांकि प्रताप के पड़ोसियों से समर्थन प्राप्त करने के प्रयासों पर अंकुश लगाने के लिए मुगल सेनाओं ने सिरोही और जालौर के शासकों और मरवाड़ के चंद्रसेन के खिलाफ अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया। अकबर ने लगभग एक ही समय में प्रताप के इन सभी सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने तारसुम खान, बीकानेर के शासक राजा राय सिंह और सैयद हाशिम बारहा के नेतृत्व में एक शाही सेना भेजी, जिन्होंने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। जालौर के ताज खान ने बीकानेर के राय सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिरोही के शासक सूरतन को अकबर के दरबार में स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि बाद में उन्होंने बिना अनुमति के दरबार छोड़ दिया। बीकानेर के राजा राय सिंह और अन्य को बाद में सिरोही के प्रमुख से निपटने के लिए भेजा गया। एक अन्य सेना को इडर के राजा नारायण दास के खिलाफ भेजा गया और इडर को एक कठिन प्रतिरोध के बाद कब्जा कर लिया गया। इस प्रकार अकबर ने सिरोही के राव सूरतन, जालौर के ताज खान और इडर के नारायण दास को वश में कर लिया। 19 अक्टूबर 1576 तक मरवाड़ के नाडोल को भी मुगल सेनाओं ने कब्जा कर लिया। हालांकि मरवाड़ के राव चंद्रसेन उनका विरोध जारी रखे हुए थे। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।